हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ई एकेडमी। मैं लॉरिका आपकी केमिस्ट्री की टीचर फिर से आ गई हूँ केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक्स लेके। जैसा कि आपको पता है हम कॉन्टिन्यूटी में चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास +1 का हमने पहले फर्स्ट चैप्टर किया, अब सेकेंड चैप्टर चला हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बोहर्स मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे, जो कि मैंने बताए थे कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये मॉडल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड आई डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स। उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए थे जो आप कह सकते हो की पॉइंट्स हैं, जो हमें बोहर्स मॉडल के पता होने चाहिए या जिस पे बेस्ड कंसेप्चुअल्स आते हैं। पहले वो डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद इसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात कर रहे थे ना हम, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो नेगेटिव क्यों है। ठीक है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको आप नेगेटिव क्यों ले रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, वाई, ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में अगर हम ये कंसीडर करें कि न्यूक्लियस से बहुत दूर है, बहुत दूर सपोज करिए हम कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उस टाइम न्यूक्लियस की कोई भी फोर्सेस, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा उस इलेक्ट्रॉन पे, यानी उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीरो। ठीक है, जब वो जीरो है तो नेचुरली कोई एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है। बट जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, उनके बीच में थोड़ी बहुत अट्रैक्शंस डेवलप होने लगेंगी, और जैसे जैसे वो पास आता जाएगा वो अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। जैसे जैसे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होंगी, एनर्जी रिलीज आउट होगी। हमने क्या किया, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था इलेक्ट्रॉन, तब हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो ली। जीरो इसलिए क्योंकि वहां पे आपका कोई रोल नहीं था, है ना, कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी, तो एनर्जी रिलीज जीरो थी। इस वजह से हमने जीरो से आप जब कम आते जा रहे हो, कहने का मतलब है वहां वैल्यू जीरो थी, जैसे जैसे पास आते गए एनर्जी आपकी रिलीज होने लगी, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने लगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट इलेक्ट्रॉन, जो कि पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। क्लियर, एक पिक्टोरियल डिपिक्शन मैं करती हूँ, वहां से आपको शायद आइडिया लग जाएगा। ये देखिए न्यूक्लियस था आपका, ये इसके ऑर्बिट्स हैं। यहां मैं इसको मान लेती हूँ, सपोज करो कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यहां पे एनर्जी आपकी जीरो थी। ठीक, जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती जाएंगी इन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज क्या होती है वैसे भी नेगेटिव वैल्यू। और जब आप एनर्जी की बात करो, यहाँ पहले ही जीरो है, तो नेचुरली उसके बाद क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू अगर कम होती जा रही है, ठीक है, वो क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। और मोर ओवर आपने पहले से ही क्या कंसीडर किया था, दूर वाले डिस्टेंस पे जीरो, तो पास आते जा रहे हो तो एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर, सो दिस वॉज ऑल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, उसको आप क्यों नेगेटिव कंसीडर करते हो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लिया, ये कोई इलेक्ट्रॉन आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, वहां आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वाज निल, सो एनर्जी इज आल्सो जीरो, इट इज टेकन एज जीरो। देन एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती जाएंगी, एनर्जी आपकी रिलीज होगी, एंड उस एनर्जी को आप फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन पास आएगा, उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये था। दूसरा आपका पॉइंट अगर ध्यान हो, मैंने क्वांटाइजेशन की बात की थी। ठीक है, क्या था वो, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आप ये कह सकते हो की कॉन्सेप्ट है बोहर मॉडल का। की कॉन्सेप्ट किसका, बोहर मॉडल का। उसका रीजन क्या है, आपने देखा बोहर मॉडल में काफी सारी चीजें जितनी भी आपकी इन्वॉल्व थी वो सब मेनली एनर्जी को लेके थी, है ना, क्योंकि बोहर मॉडल एनर्जी पे काफी कंसंट्रेट कर रहा है। उसमें एनर्जी के फॉर्मूलाज थे, रेडियस, वेलोसिटी की भी हमने किए। सो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड है, मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का मतलब जिनकी वैल्यू एनर्जी की फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, बट एनर्जी लेवल की जो अपनी एनर्जी की वैल्यू है वो फिक्स्ड है, वही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, बाकी कहीं और प्रेजेंट नहीं होगा। फिर हमने ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की बात की। सो एक इस पे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड
की कॉन्सेप्ट है, तो इसको एक्सप्लेन करने को आ जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, या आप ये कह सकते हो मेरिट्स, या इसने क्या एक्सप्लेन किया। सो यूजफुलनेस का मतलब बस ये है कि हाँ कहाँ कहाँ यूज हुआ ये। यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल यहीं से कंसीडर कर लेते हैं। पहले तो देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया, जो रदरफोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कैसे एक्सप्लेन हुआ, इसने बात की कि इलेक्ट्रॉन आपके फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स में प्रेजेंट हैं और वहीं पे वो रिवॉल्व हो रहे हैं, और जब तक वो अपनी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब नहीं करते या एमिट नहीं करते, तब तक वो अपनी एनर्जी लेवल को छोड़ते भी नहीं है। ठीक है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप तभी करेंगे जब आपकी एनर्जी का या तो एमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा। उन दोनों एनर्जी लेवल्स का नाम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो देखा जाए अगर एक तरह से कि जब तक एनर्जी लॉस या गेन कुछ हो ही नहीं रहा है, वो सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो नेचुरली वो कॉन्टिन्यूसली घूमता रहेगा, न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। सो दिस एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक, उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा उसने एक्सप्लेन किया पूरा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये भी हमने जो पहले किया था, रिडबर्ग फॉर्मूला एंड ऑल, रदरफोर्ड मॉडल लाइन स्पेक्ट्रा नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, है ना, बट बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया। लाइन स्पेक्ट्रा के साथ साथ इसने एक चीज और की, डिड्यूस रिडबर्ग्स फॉर्मूला। ठीक, रिडबर्ग फॉर्मूला आप बोहर की थ्योरी को, इसके पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए भी डिराइव कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो बेसिकली इट इज शोइंग रिलेशन बिटवीन रिडबर्ग फॉर्मूला एंड बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो एक तरह से दिखाया जा रहा है कि एडवांसमेंट है इस मॉडल की इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मॉडल्स। सो ये 3 पॉइंट्स हो गए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसने क्या कैलकुलेट किया, एनर्जी, है ना, कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, या स्टेशनरी स्टेट्स, जो भी आप कहना चाहें उसको, वो एनर्जी लेवल्स की वैल्यू जानना एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पे बेस फिर आपकी ट्रांजिशंस हैं। जैसे डेल्टा ई है आपका, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो गैप है वो आप कैसे निकालोगे, E2 माइनस E1, लेकिन उसके लिए E2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, E1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उसके लिए इसने ऑलरेडी बोहर फॉर्मूला दिया ही हुआ है। तो ये तो सारा हो गया बोहर मॉडल की अच्छी अच्छी बातें। अब बात आती है कि बोहर मॉडल कहाँ फेल हुआ या इसकी लिमिटेशंस क्या है। नो डाउट कुछ लिमिटेशंस इसकी भी थी, तभी आगे हमारा नेक्स्ट मॉडल आया। सो नेक्स्ट हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। सो लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके, देखिए। नो डाउट काफी इंपॉर्टेंट मॉडल रहा है, बट कुछ लिमिटेशंस भी रही हैं और तभी हमारा नया मॉडल आया, है ना। सबसे पहली लिमिटेशन तो लाइन स्पेक्ट्रा को लेके है। लाइन स्पेक्ट्रा इसने हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए तो किया, लेकिन वो आपको पता है कि वो कैसा आपकी स्पीशीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन में आपकी काफी सारी लाइंस आ रही हैं, तो नो डाउट उनमें आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है कोई, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो नेचुरली उसका स्पेक्ट्रम उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। सो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, या आप ये कह सकते हो, बोहर्स मॉडल वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑब्वियसली आपके जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एक स्पीशीज में, वो आपस में उनकी रिपल्शंस, इंटरफेरेंसेस, वो सारी चीजें कॉज करेंगी। अब अगर आप सिंपली लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का भी ऑब्जर्व करो किसी बेटर स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो उसमें भी अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे बेटर स्पेक्ट्रोस्कोप से कि एक लाइन फर्दर स्प्लिट अप हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर यहाँ भी यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, बट वैसे बता दे रही हूँ कि जो आपकी लाइंस आपको नजर आ रही थी स्पेक्ट्रम में, वो और फर्दर स्प्लिट अप हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइन लाइंस। जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रही हूँ, फाइन लाइंस। ठीक है, तो फाइन लाइंस या फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम का, ये वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। चलो मैं इसको ऐड ही कर देती हूँ, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर या फाइन लाइंस
फाइन लाइन स्ट्रक्चर दोनों ऐड कर लो आप ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, हाइड्रोजन एटम। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ जो आपकी लाइंस है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। सो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, टू एक्सप्लेन ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट्स नेम दिए हुए हैं। स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस की बात हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। याद कैसे करना है, देखो एम फॉर मैग्नेटिक और इसके नाम में एम आ रहा है, ठीक है। स्टार्क या स्पार्क, इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क होता है ना, तो उससे याद रखने के लिए आप ये कनेक्ट कर सकते हो। तो ज़ीमन इफेक्ट आपका क्या हो गया, स्प्लिटिंग, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है आपका, स्प्लिटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आपका बोहर मॉडल एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक। देन आपका नेक्स्ट क्या आता है, इसमें भी एक्चुअली आपकी फाइन लाइंस ही आ रही होती हैं, क्योंकि वो लाइंस आपकी फर्दर स्प्लिट अप होती जा रही हैं, तभी तो हमने कहा ना स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर 3D मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया ये, मैं खाली पॉइंट लिख देती हूँ। 3D मॉडल, इसने बात खाली क्या की, सर्कुलर ऑर्बिट्स की, फ्लैट मॉडल की, एक तरह से इसका मॉडल फ्लैट मॉडल था। बट हमें बाद में पता चला कि मॉडल जो न्यू मॉडल है आपका, जिसमें कि हम ऑर्बिटल की बात करते हैं, वो 3D मॉडल है, 3 डायमेंशनल मॉडल। सो नेचुरली ये वाला पॉइंट बोहर मॉडल के लिए एक तरह से लिमिटेशन बन जाएगा, ठीक। देन आपका क्या है नेक्स्ट, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ जो उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में तो लिख दिया इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, बार बार मैं नहीं लिख रही हूँ। सो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब आप शेप की बात करें कि आपके डायरेक्शन क्या है बॉन्ड्स की, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से 3D स्ट्रक्चर है ना किसी चीज़ का। 3D स्ट्रक्चर के बारे में इसने बात की नहीं थी, इसने बात की थी जस्ट फ्लैट मॉडल की। सो नेचुरली शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, एक आपने बोहर मॉडल में एजम्पशन की थी एंगुलर मोमेंटम की, mvr = nh2π। उसकी इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π क्यों है ना। नो एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, नो एक्सप्लेनेशन फॉर एजम्पशन ऑफ क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइज था ना, इसने क्या कहा था कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है, जस्ट लाइक एनर्जी की वैल्यू, ठीक। ये हमारे पॉइंट्स हो गए 6। 7th पॉइंट है आपका, फर्दर आपके 2 कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो दोनों ही ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको पढ़ना है, एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक। जो आपका न्यू मॉडल आया है वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर पाता है। उसके बाद एक पॉइंट और है, वो आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की इसने बात की, एनर्जी लेवल्स की बात की, एनर्जी स्टेट्स की बात की, उसमें इसने स्पिन को लेके कोई कंसिडरेशन नहीं की है, जबकि स्पिन से भी आपकी एनर्जी जनरेट होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन भी, उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो इसने अकाउंट नहीं की, तो वो भी आप एक लिमिटेशन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। अब इसके 1-2 फॉर्मूले और हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को लेके, जैसे एनर्जी थी वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी, और उस पर बेस्ड हम फिर सारे करेंगे जितने भी आपके फॉर्मूले से उस सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंपैरेटिव यानी कि 2 अलग अलग कंपाउंड्स को लेके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बोहर मॉडल ने एनर्जी की बात की अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए, वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी है। देखिए उसके लिए पहले जानना जरूरी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या।
आयोनाइजेशन एनर्जी, नाम से पता लग रहा है कि आप उस एटम को आयोनाइज कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड, कि एनर्जी जरूरत पड़ती है जो आपका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, यानी सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, उसको आप कंप्लीटली डिटैच कर दो एटम से, हटा दो एटम से। तो हम क्या कर सकते हैं कंप्लीटली उसको, यानी कि रिमूव करना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हुआ, कहाँ गया, इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कहाँ गया। ये मैं इन्फिनिटी की बात क्यों कर रही हूँ, सपोज कीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर ही लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होगा। नॉर्मल देखिए आपका क्या फॉर्मूला था, E का -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम, यही था ना, और डिवाइड में n², या आप अगर किलो जूल पर मोल की बात करें, ठीक है, तो -1312 अपॉन n² किलो जूल पर मोल, यही था ना। सो ये सब आपका ये फॉर्मूले थे आपके हाइड्रोजन एटम के लिए। ये अगर आपने ये En था ना, ठीक है, वहां पे भी En है। दो आप एनर्जी लेवल की अगर बात करो, सपोज करो आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, है ना, तो क्या कंसीडर करेंगे हम, E इनफाइनाइट माइनस जो भी आपका एनर्जी लेवल था, ठीक है ना। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, E इनफाइनाइट माइनस E1, है ना। सो E इनफाइनाइट आपकी 0 माइनस ये E1, अगर यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, E1 या En कह लो, जो भी आपका एनर्जी लेवल है वहां से, तो ये आप पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में n², है ना, ये ब्रैकेट में था, और जूल पर एटम। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव में, सेम वही वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ गई। क्यों आई ये पॉजिटिव में, बिकॉज वो आपका नॉर्मली एनर्जी लेवल की एनर्जी के बारे में बता रहा था, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन जो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। तो यहाँ n की वैल्यू आपने पुट करनी है, जो भी आपका एनर्जी लेवल दिया होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे। वो एक्चुअली बताया कैसे जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक तो चीज ये हो गई, ऐसे ही यहाँ पे इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 1312 अपॉन n², ठीक, किलो जूल पर मोल। अब दूसरी बात आती है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए हम इसमें क्या करते थे, इनटू z², ठीक है। सपोज कीजिए मैं इसको कंसीडर करती हूं, यहां En था आपका, ठीक है, इसको हमने क्या कंसीडर करूं, मैं x कर लूं, x ले लेती हूँ, चलो x इंटू z², यही था ना, ये पूरी वैल्यू थी और आप उसको मल्टीप्लाई कर देते थे z² से। सो अगर आपकी वैल्यू उस केस में ये आ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग क्या आनी चाहिए, ऑब्वियसली वहां पे भी आप z² से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर आप इसी चीज में अगर आप सपोज करो वैल्यू पुट कर दो, है ना, तो आप क्या करोगे, इंटू z² दोनों जगह करोगे, यहाँ पे भी। इसका तो कोई रोल नहीं है, बट इस साइड जब आप इंटू z² करोगे तो उसका रोल है। सो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए आप याद रखिए क्या होगा, जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए है मल्टीप्लाई में z², है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट की ये आप देख सकते हैं डायरेक्टली कैलकुलेट हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, पॉजिटिव वाली वैल्यू, उसमें आपने सिर्फ z² मल्टीप्लाई करना होगा हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के रिगार्डिंग आपको अगर कैलकुलेट करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी तो, ठीक है। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है, इसलिए मैंने सारा आपको कैलकुलेट करवाया, बताया कि कैसे निकालेंगे। उसके बाद एक चीज और जो हमने एक यूजफुलनेस में किया था ना, रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता है, डिड्यूस कर सकते हैं हम बोहर मॉडल से। क्या था वो देखिए, En की फॉर्मूला आप जो आपने पढ़ा हुआ है, बोहर फॉर्मूला जिसे आप कहते हो, क्या था वो फॉर्मूला, -2π² me⁴ n²h², ठीक है। अब अगर आप यहाँ कैलकुलेट करो, देखो तो ये पूरे में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कांस्टेंट है ना। सो एक्चुअली ये सारी अगर आप वैल्यू इसको कंसीडर कर लो तो देन इट इज RH इंटू 1/n², ठीक है। RH क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट, यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई, उसी को जो आप वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट की डायरेक्टली लेते हो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। तो हमारे ये फॉर्मूलेस डिस्कस हो गए, अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन हाइड्रोजन एटम undergoes transition from फोर्थ टू सेकेंड एनर्जी लेवल। पहली बात तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए, ये आपको पता लग गया, फॉर्मूला वहां से स्ट्राइक कर गया होगा। ट्रांजिशन कहां से कहां आ रही है, 2 n की वैल्यूज दी है आपको, फोर्थ एंड सेकेंड एनर्जी लेवल। और क्या पूछा हुआ है कि किस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में ये लाई करेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा यूवी विजिबल IR क्या है। ठीक, ई एन का फॉर्मूला देखो आप क्या होता है, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में n² जूल पर एटम। ठीक है, यही था आपका फॉर्मूला। अब अगर हम बात कर रहे हैं E4 और E2 की, यही बात हुई ना, तो डेल्टा E क्या आ जाएगा, E4 - E2। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे एक बार क्या आ जाएगा, 4² डिवाइड में, एक बारी 2² डिवाइड आ जाएगा, और बाहर माइनस साइन है। सो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक, और ब्रैकेट में 1/2² - 1/4²। ये हमने रिवर्स इसलिए कर दिया, जैसे तो आप देखोगे E4 पहले E2 बाद में है, बट यहाँ देख सकते हो आप मैंने माइनस साइन नहीं लगाया है ना। सो ये कैलकुलेट करेंगे आप, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 3 इंटू 3/16 सॉरी, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 4.087 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है ना। एनर्जी है तो नेचुरली जूल में ही आएगा आपका। ये आपने जूल पर एटम ही है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं, इसको आप मेंशन ही कर लीजिए, जूल पर एटम। कैलकुलेट क्या करना था हमें तो करनी थी कैलकुलेट वेवलेंथ। ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, E = hµ। ये भी हमने किया था ना फॉर्मूला। अब म्यू की जगह हमें रिप्लेस करना पड़ेगा hc/λ। रिलेशन ये होता था C = म्यू इंटू लैम्डा, तो अगर म्यू को आपको रिप्लेस करना होगा तो आप क्या करोगे, C/λ, वही मैंने पुट किया। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। C आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन नीचे लैम्डा तो आपको करनी है कैलकुलेट, इसका मतलब ये आप रिवर्स कर दोगे। ठीक है, इसको मैं ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रही हूँ कि λ = hc/E। ये हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, है ना, यही कर रहे हैं ना। तो आपने जो E की वैल्यू कैलकुलेट की वो आप नीचे ले आओगे, 4.087 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ये जब आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो सारा आपका कट पिट के फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज 4.863 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। या फिर अगर आप यहां से देख सकते हो, इसको आंगस्टम में कन्वर्ट करोगे तो 4863 आंगस्टम, है ना। ये नैनोमीटर में करोगे तो 486.3 नैनोमीटर। सो 486 वाली रेंज आ रही है, इसका मतलब विजिबल रीजन। सो सेकेंड पार्ट का आपका आंसर आ गया, विजिबल रीजन या विजिबल एरिया में ये लाई करेगा। करेक्ट। क्या किया हमने, देखो एनर्जी का ही यूज किया, एनर्जी वाले फॉर्मूले का ही, बट उसने क्या कहा था कि ट्रांजिशन हो रही है फोर्थ से सेकंड एनर्जी लेवल। तो यानी कि ऑब्वियसली एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, उसका सब्सट्रैक्शन मतलब डिफरेंस होगा ना उन दो एनर्जी लेवल्स का। वही हमने यहाँ किया है, E4 निकाला, E2 निकाला, ये मैंने कंबाइन करके निकाल दिया। आपको अलग अलग निकालना था फिर माइनस करो तो भी कर सकते थे, बट वो लॉन्ग प्रोसेस है, तो हम शॉर्ट में न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि नेचुरली हमारे पास टाइम कम होता है एग्जाम में, तो हमें ऐसे सीखना है कि हम कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको मैं 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगी जो अलग अलग टाइप्स के हैं। सो हर टाइप का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडियस से रिलेटेड है, जो आपने रेडियस का फॉर्मूला किया था बोहर्स के पोस्टुलेट में। क्या है देखिए, कैलकुलेट रेडियस ऑफ बोहर्स 5th ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, जो नॉर्मल फॉर्मूला किया था आपने। ऑल्सो कैलकुलेट रेडियस ऑफ 3rd ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, यानी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए भी आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो देखिए फॉर्मूला ही लिखिए, Rn = क्या था, A0 × n² आंगस्टम में था ये, है ना। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, 5th ऑर्बिट के लिए। तो हाइड्रोजन एटम 5th ऑर्बिट, शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं ये, है ना। क्या आ जाएगा आपका R5, यही मतलब हुआ, = 0.529 आंगस्टम की वैल्यू, A0 की यानी आपकी वैल्यू, इंटू n²। n क्या हो गया, 5²।
ये वैल्यू आपकी आ गई 13.225 एंगस्ट्रॉम। बड़ा सिंपल था। उसके बाद हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए क्या फॉर्मूला है आपका? सेम ये जो आपका फॉर्मूला था Rn, उसमें हम क्या करेंगे, A0 इंटू एन स्क्वायर तो था, डिवाइड में Z भी आ जाएगा। तो हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना हो थर्ड ऑर्बिट के लिए, सो क्या करोगे आप, 0.529 इंटू थर्ड ऑर्बिट है 3 स्क्वायर डिवाइड में Z यानी एटॉमिक नंबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई 2.3805 एंगस्ट्रॉम। सिंपल था ना। तो ये आपके क्वेश्चंस इस तरह के आते ही आते हैं। तो जितने आपने फॉर्मूलेस किए थे उन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आने चाहिए। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हर वैरायटी का मैं एक एक क्वेश्चन ले रही हूं सो दैट आपको आइडिया लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयनाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड। क्या दिया देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन की दी हुई है, यानी कि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की आपको वैल्यू दी हुई है जूल पर एटम में। पूछा हुआ है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन या स्टेशनरी स्टेट, सॉरी ट्रांजिशन ही, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन। दोनों ही हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हैं। पहली चीज तो हीलियम प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी दी है, लिथियम +2 की एनर्जी कैलकुलेट करने को दी है। तो एक तो है आपका फॉर्मूला डायरेक्टली एनर्जी वाला, आपको ध्यान हो, जिसमें आप इंटू Z स्क्वायर करते हो, वहां से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट MCQs में आया तब तो कहीं से भी करो। बट आपका अगर एग्जाम में सपोज आपको सब्जेक्टिव में आया हुआ है, सो आपको इसका यूज करते हुए करना है। सो आयनाइजेशन एनर्जी का यूज करते हुए आपको कैलकुलेट करना है। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल एनर्जी वाला, -2π² me⁴ n² h² इंटू Z²। ठीक है, यहां पे सारा कुछ कांस्टेंट है, हमने उसको k ले लिया, -k Z² ऊपर ले लिया और n² नीचे ले लिया, यही है ना। ये हमने इन जनरल ले लिया। इवन करोगे तो आपका k Z² आ जाएगा नेचुरली, और यही आएगा। ठीक है, सो हम कैलकुलेट करते हैं E इनफाइनाइट माइनस E1, यानी आयनाइजेशन एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी, हीलियम आयन की, हीलियम प्लस आयन की। क्या आ जाएगा 0 माइनस, ये माइनस का साइन था, उसके बाद -k Z² अपॉन n², है ना, यही आ जाएगा। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, यहाँ पे Z की वैल्यू पुट करोगे ना और n की भी वैल्यू पुट करोगे। नेक्स्ट उसमें हम क्या करते हैं, Z की वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं यहाँ की बजाय यहाँ लगाती हूँ। ठीक है, सो ये इसका तो आपका कोई रोल नहीं है, प्लस में आपकी वैल्यू आ जाएगी +k, Z की वैल्यू क्या होगी हीलियम के लिए 2², तो यहाँ आ गया आपका 2², मतलब चलो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 2² और नीचे 1², यानी कि किसके बराबर आ गया ये 4k। ये आपने निकाली आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, हीलियम आयन के लिए। बट हमें तो क्वेश्चन में दी हुई है, सो हम क्या करेंगे, 4k किसके बराबर है 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। यहां से आप k की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, डिवाइड कर दोगे, k की वैल्यू आपकी आई 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। k की वैल्यू आ गई। बस उसके बाद आपको जो एनर्जी निकालनी है ना लिथियम आयन के लिए, वो आपको निकालना क्या है, यहाँ से इस फॉर्मूले से निकालनी है। बस इस फॉर्मूले में आप जस्ट वैल्यू पुट कर दोगे। सपोज करो मैंने वैल्यू पुट करी, तो k की वैल्यू आप पुट कर रहे हो पहले, ये ठीक है, k की वैल्यू पुट की हमने, और उसके बाद क्या किया Z²। Z देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3²। ठीक, कौन से ऑर्बिट के लिए निकालना है, फर्स्ट के लिए, तो 1² ही हो जाएगा। आप इसको ओवरऑल जब कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाती है, नीचे 1² लिख सकते हो आप, 13.62 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ठीक है, आपने आयनाइजेशन एनर्जी का वाले फॉर्मूले का पहले यूज किया है, उसको आपने शो किया है, फिर आपने दूसरी उस टाइप से एनर्जी कैलकुलेट की है। आप चाहते तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है सेम यही फॉर्मूला हम शॉर्ट में कर चुके हैं। बट क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, सो हमें इसी तरह से प्रोसीड करना चाहिए फॉर द क्वेश्चन, अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर में करना है। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो ये आपका कैलकुलेट करके आ गया 19.62, माइनस में आएगा आपका 19.62 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम।
ठीक है। अब यही सेम फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी लगा सकते थे, हमने डायरेक्टली किया हुआ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए, या तो वहां से करो, बट क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी गिवन था, सो इट इज मस्ट टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर में ये चीज आपको शो करनी पड़ेगी, है ना। ऑब्जेक्टिव में आप कैसे मर्जी कर सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हुए। सो कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हुए, है ना, क्योंकि आपको ये देखिए यहाँ गिवन है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम विल जंप ऑन एब्जॉर्बिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा EN, कौन से वाला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ठीक है। ये था फॉर्मूला। क्या कह रहा है वो कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अगर वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। हाइड्रोजन एटम के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या कैलकुलेट करोगे आप, नेचुरली E1, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आ गई, n² का 1 आ गया। अब जो आपकी EN वाली वैल्यू आई है, हमें नहीं पता कौन से ऑर्बिट में गया वो, क्या कैलकुलेट करोगे वो, -13.6 इसने एब्जॉर्ब कितनी की, 12.1, तो ये आपकी आ गई -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब आपको फॉर्मूला दोबारा से ये वाला यूज करना है, राइट, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि आपको निकालना है कि कौन सा ऑर्बिट है। सो क्या किया मैंने, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहां करती हूँ इस साइड में, है ना, ये आपको पता लग गया EN की वैल्यू, ये भी पता है, ये नहीं पता हमें। सो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड में n²। तो यहां से जब आप n² की वैल्यू निकालोगे वो आती है 9, यानी n की वैल्यू 3 आ गई। सो कौन सा ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट पूछा था ना उसने, आपका आंसर आ गया 3rd ऑर्बिट। यही सेम क्वेश्चन आपको हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए भी पूछा जा सकता था। अब देखिए बोहर मॉडल एटम में 3-4 फॉर्मूले थे ना, एनर्जी के फॉर्मूले थे, एनर्जी के फॉर्मूले भी 3 फॉर्म में थे, जूल पर एटम, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना, मतलब EV पर एटम। सो ये सारे आपके जितने भी फॉर्मूलास थे बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का यूज बार बार हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था बोहर मॉडल बहुत अच्छे से करना, वो किया। उसके बाद रेडियस वाला क्वेश्चन हमने किया, वेलोसिटी का भी आपका क्वेश्चन सिंपल था, उसमें जस्ट आपको वैसे ही फॉर्मूला यूज करना है, वो आ सकता है, एंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो ये 4-5 जो आपके फॉर्मूलेज हैं, इन्हीं का यूज करते हुए क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बोहर मॉडल एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। अब फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बोहर मॉडल की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक नया मॉडल आया। क्या था वो नया मॉडल, उसका नाम क्या है देखिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये बेसिकली आपके 2 कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। आपको याद होगा हमने लिमिटेशंस में बोहर मॉडल की एक पॉइंट लिखा था, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, किया था ना। वही 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका ये मॉडल, ठीक। क्या है आपका, एक आपको करना है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक। डुअल नेचर की बात पहले कहां आई थी, आइंस्टीन वाली, कि आपका लाइट का भी डुअल नेचर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। एक ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है इसमें, इसका ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, डी ब्रॉगली भी और हेजनबर्ग भी। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, नाम से पता लग रहा है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का दोनों तरह का नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। बट आपको इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए, फॉर्मूला जो मतलब इक्वेशन आप कह सकते हो जो है डी ब्रॉगली की, वो आनी चाहिए, और उस पर न्यूमेरिकल्स। सेम यहाँ पे भी है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अनसर्टेन है कोई चीज, वो क्या चीज अनसर्टेन है ये हम एक एक करके दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर पता लगेगा। इन्हीं दोनों पे बेस्ड है आपका ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको जब स्टडी करना हो तो उसके लिए वो जो ब्रांच है जो उसको स्टडी करती है क्या कहलाएगी, वो क्वांटम मैकेनिक्स
या फिर वेव मैकेनिक्स, है ना, या नाम से पता लग रहा है। ब्रांच आपकी जो इस चीज को स्टडी करती है दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स या फिर वेव मैकेनिक्स, है ना, और वेव मैकेनिक्स। जो आपका बोहर मॉडल था वो किस पे बेस्ड था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। ये पता होना चाहिए कि किस पे बेस्ड है ना, क्योंकि इसके पहले आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी और जो आपकी पहले की थ्योरी थी उस पे वो बेस्ड था। बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम पे ज्यादा बेस्ड था। सो ये हमारा बेसिक कह सकते हो आप स्ट्रक्चर है कि कैसे डेवलप होता गया बोहर मॉडल से अगला मॉडल कैसे आया, किन प्रिंसिपल्स के कारण आया, किस पे बेस्ड था। अब हम ये दोनों कॉन्सेप्ट एक एक करके करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट से। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट आपका किस रिगार्डिंग बात करता है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन दोनों का। अब इससे पहले डुअल नेचर की बात हो चुकी है, जैसे हम पढ़ चुके हैं, आइंस्टीन ने किया था 1905 में लाइट की डुअल नेचर के बारे में बात, ठीक है। उसके बाद डी ब्रॉगली ने भी इस रिगार्डिंग कहा कि कोई भी आपका मटेरियल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये चौक का छोटा सा पीस है, एनी मटेरियल पार्टिकल, सब जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं पोजेस करते हैं या उनका क्या होता है? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर होता है। तो जो वेव है एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल, उसको उसने कह दिया डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। इनका पूरा नाम था लुइस डी ब्रॉगली। ये फ्रेंच फिजिस्ट हैं एक्चुअली, थे, फाइन। तो इन्होंने क्या कहा? द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना पार्टिकल की, तो एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम? मैटर वेव। इसका दो नाम है, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। इसके पहले आप किस वेव की बात कर चुके हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, है ना, बट यहां पे डी ब्रॉगली वेव, ठीक। इन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल है उसका दोनों नेचर है, डुअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, और जो वेव उस पार्टिकल के साथ चल रही है, मतलब कहने का मतलब है जैसे ये पार्टिकल है ना, तो ये इस फॉर्म में मूव कर रहा है कि पार्टिकल भी है लेकिन वेवी फॉर्म में मूव कर रहा है, ये कहा कहता था डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। तो जो वेव है उसको आपने नाम दे दिया मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव। अब ये आपको डिराइव करना आना चाहिए। कैसे डिराइव कर लोगे? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी? मतलब आपको इक्वेशन अगर उसकी निकालनी हो तो क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? E इज इक्वल टू एच म्यू। इसको हमने 1 नंबर दे दिया, ठीक है। और अगर आप आइंस्टीन इक्वेशन लो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आपने ले लिया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब अगर इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा? एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आ गया। म्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि आपको पता है सी और लैम्डा, है ना। ये डी ब्रॉगली की बात कर रहे हैं हम, जो वेव है तो उसकी वेवलेंथ का अगर हम स्टडी करना चाहें इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा, यहाँ आ जाएगा एम सी स्क्वायर। ये कट गया तो क्या आपका एक रिलेशन आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये रिलेशन आ गया। लैम्डा क्या हो गया? वेवलेंथ हो गई। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। मास आपका जो भी पार्टिकल आप स्टडी कर रहे हो वो, जैसे ये तो उसने फोटोन के लिए स्टडी किया, है ना, लाइट के एक पार्टिकल के लिए, फोटोन के लिए यूजुअली आप कह सकते हो। सी क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ लाइट। डी ब्रॉगली ने कहा कि सेम यही आप फॉर्मूला, इसको आप कह सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हो या मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो फॉर एनी पार्टिकल, एनी मटेरियल पार्टिकल। करना क्या है? बस लैम्डा कैलकुलेट होगा, एच की वैल्यू कांस्टेंट ही है, एम यानी कि मास आप उस पार्टिकल का रखोगे, जो भी कैलकुलेट जिसका करना है, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन का करना है तो आप 9.1 × 10⁻³ ले लोगे, ठीक। और सी की वैल्यू, सी आपका रिप्लेस हो जाएगा वी से, ठीक। तो नया रिलेशन आपका क्या आ गया? मैं यहां लिख रही हूं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जब आप रिप्लेस कर दोगे, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है? ये मोमेंटम, ये मोमेंटम हुआ ना, मोमेंटम, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है? लैम्डा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। क्लियर?
ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया, इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, मोमेंटम जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, या फिर ये MB वाले फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। इस पे बेस्ड आपके MCQs आते हैं कंपैरेटिव, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है ना, इसका यूज़ करते हुए क्वेश्चंस आते हैं। सो ये डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट आपका सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका फर्दर हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ और आगे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं और देन इसकी सिग्निफिकेंस है वो करेंगे एंड न्यूमेरिकल्स। हमने बात की पार्टिकल और वेव नेचर दोनों की, तो पार्टिकल और वेव का डिफरेंस पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। पार्टिकल के लिए हम क्या कह सकते हैं, इसकी वेल डिफाइंड पोजीशन होती है। वेल डिफाइंड पोजीशन होती है ना, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, तो यानी कि क्या हुआ वो आपका पार्टिकल लोकलाइज्ड। ठीक, वेल डिफाइंड पोजीशन है पार्टिकल की और लोकलाइज्ड इन नेचर। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप इसको कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा आपका, स्प्रेड आउट इन स्पेस। हमें पता है कि वेव हमारी कैसी होती है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होती है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डीलोकलाइज्ड इन नेचर। सपोज कीजिए मैंने वेव ली ये, तो ये एक जगह तो नहीं है, और पार्टिकल अगर आपका प्रेजेंट है तो यही है खाली, है ना, इसलिए दिस इज लोकलाइज्ड इन नेचर, वो डीलोकलाइज्ड इन नेचर। उसके बाद बात आती है इंटरफेरेंस की। अगर एक पार्टिकल कहीं पे भी यहां प्रेजेंट है तो उस जगह पे दूसरा कोई पार्टिकल नहीं आ सकता, वो पार्टिकल है ऑलरेडी, उस जगह पे एक ही पार्टिकल होगा। इसका मतलब दे डोंट इंटरफियर, है ना। लेकिन आपको पता है वेव के केस में ऐसा नहीं है। सपोज मैंने इसी के पैरेलल एक और वेव ले ली ऐसे करके, तो ये ऐड ऑन हो जाती है या सब्सट्रैक्ट हो जाती है ना, इन फेज आउट फेज को ध्यान में रखते हुए। तो हम यहां क्या कहेंगे, दे शो इंटरफेरेंस, है ना। तो आपका जो इंटरफेरेंस फाइनल रिजल्ट होगा वो ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में कई सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल वैल्यू क्या होगी उनके सम की, है ना। सो क्योंकि पार्टिकल की बात कर रहे हो आप, टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ एरिया, प्रेजेंट इन अ रीजन कह सकते हो आप, है ना। लेकिन वेव में ऐसा नहीं है। वेव में आपने देखा या तो एडिटिव इफेक्ट होता है या सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट, मतलब कि वैल्यू आपकी लार्जर स्मॉलर दोनों हो सकती है। और ये क्यों होता है, इंटरफेरेंस की वजह से इंटरफेयर करती हैं वेव्स, इसीलिए इसकी टोटल वैल्यू क्या हो सकती है, टोटल वैल्यू कैन बी स्मॉलर और ग्रेटर। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, कैन बी स्मॉलर और ग्रेटर। तो पार्टिकल और वेव डुअल नेचर की आप बात कर रहे हो, इसलिए ये डिफरेंस जानना आपका जरूरी था। अब बात की आपने, देखो इसके लिए क्या कहा, डी ब्रॉगली वेव, मैटर वेव। तो मैटर वेव और एक आप पहले पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें क्या डिफरेंस है अब वो पढ़ते हैं। ठीक, सो एक साइड हम लिखते हैं EM वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरी साइड मैटर वेव, जिसकी या फिर जिसको क्या कह सकते हैं, डी ब्रॉगली वेव, उसकी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पढ़ चुके हो, क्या था उसमें बेसिकली, हम कह सकते हैं दिस इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक आपका डी ब्रॉगली वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बोहर मॉडल के बाद से सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से काफी क्वेश्चंस आते हैं, काफी MCQs आते हैं एग्जाम में। इट्स अ वेरी, मतलब इसका काफी कंट्रीब्यूशन है एग्जाम के क्वेश्चंस में, MCQs में। सो दिस इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट यहां पे क्या है, नॉट सो। नॉट सो चलो मैं नहीं लिखती, बट ये कह सकती हूँ नॉट एसोसिएटेड, ठीक है ना, ये आपके लिए ठीक रहेगा, नॉट एसोसिएटेड। एक ही बात है, नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। EM वेव में आपने क्या
क्या स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आप करो स्टडी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड चलो बाद में करते हैं, उसके पहले हम स्टडी करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका क्या है, पार्टिकल जो है, पार्टिकल यानी कि जो सोर्स है उसको छोड़ देता है, उसके साथ नहीं आता। बट ये क्या है, मैंने आपको एक ड्रॉ किया था ना एक पार्टिकल, उसके साथ वेव, सो ये पार्टिकल को छोड़ता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, दे लीव द सोर्स, है ना। और यहां क्या आ जाएगा, दे मूव विद द पार्टिकल, ये आप ये कह सकते हो, डोंट लीव द सोर्स। ठीक, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए, है ना। डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, शॉर्ट में लिख लो, डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, किसके लिए, फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, मूव करना, प्रोसीड करना, कि वो रेडिएशन कहां से कहां जा रही है ना। यानी कि ये आपका वैक्यूम में ऐसे ही मूव कर सकता है, कैन पास थ्रू वैक्यूम, क्लियर, एंड पास थ्रू वैक्यूम। उसके केस में क्या है, दे रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, बिना इसके ये वेव नहीं चलेगी, दे रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। ठीक, 4 पॉइंट्स हो गए हमारे, सॉरी ये 3 पॉइंट है, गलती से मैंने 4 लिख दिया था। ठीक है, 4th पॉइंट अब इसका क्या आएगा, दोनों जगह लिख देती हूँ, अदरवाइज ये 3 के बाद उधर 4 लिखा गया था, 4 के बाद 5 लिख दिया जाता गलती से। हमने कर लिया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट, देन सोर्स लीव करता है, मटेरियल मीडियम चाहिए और इधर नहीं चाहिए, सॉरी इधर नहीं चाहिए, इधर चाहिए मैटर वेव में। देन आपका आता है वेलोसिटी। ठीक है, दे मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दे मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये देखो है एक छोटा सा पॉइंट, बट कई बार क्या है, आपको एमसीक्यूज आया, क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शंस जो दी हैं वहां पे ये सेंटेंसेस मिल जाते हैं और हमें बेसिक नहीं पता होता, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां क्या आ जाएगा, दे मूव विद लोअर स्पीड्स या लोअर वेलोसिटीज, दे मूव विद लोअर स्पीड्स। ठीक, ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ लाइट हम सबसे ज्यादा मानते हैं, तो ये उससे कम वेलोसिटी पे ही मूव करेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट आता है लैम्डा, जो आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, इसका तो आपने अभी किया, लैम्डा इक्वल टू h/mv। ठीक, यहां पे क्या होगा, वही रिलेशन जो बार बार आप यूज कर रहे हैं, c/μ। क्लियर, 5 पॉइंट्स हो गए। इन दोनों फॉर्मूला का काफी यूज है अलग अलग न्यूमेरिकल्स में, और जो ये पॉइंट्स हैं ये भी आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट हैं फॉर असर्शन रीजन, एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, अब हमने कर लिया डिफरेंसेस कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव में, पार्टिकल और वेव में। अब करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है कि इसका एक्चुअली रोल क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि डे टू डे लाइफ में अगर आपका हो तो इसका क्या रोल है, कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं होता, वो चलिए स्टडी करते हैं। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस, इससे क्या मतलब, आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। मैंने कहा ना, सो देखिए, एक होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक होता है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा पार्टिकल। छोटे पार्टिकल से मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया। मैक्रोस्कोपिक डे टू डे लाइफ में आपकी, आप चाहे कार ले लो, बॉल ले लो, कुछ भी ले लो। डी ब्रॉगली आपका जो कॉन्सेप्ट है, नो डाउट हम कह सकते हैं कि एप्लीकेबल दोनों पे है, लेकिन सिग्निफिकेंस इसका खाली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, बड़े पार्टिकल्स के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं एवरीडे लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कैसे, देखिए कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने कंसीडर किया 0.1 kg की एक बॉल, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम लैम्डा, h की वैल्यू h/mv, यही करोगे ना आप, 6.6 इंटू 10⁻34 और 0.1 इंटू 60। ये जब आप कैलकुलेट करते हो तो अप्रॉक्स आ जाता है 10⁻34 मीटर,
है ना, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपका, अगर सेम स्पीड के साथ हम कोई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन लिया हमने, उसकी स्पीड हमने सेम रखी है 6 मीटर पर सेकेंड और मास है उसका 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो हम ये पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू h/mv, क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34, तो यही रहेगा। देन मास आपका 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। इसको आप अप्रॉक्स कर सकते हो, 10⁻30 भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू अगर आप ले लो, है ना। वेलोसिटी हमने 60 ही रखी, ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है 10⁻5 मीटर या फिर 10⁻5 आंगस्ट्रम, एक ही बात है। तो आप देख सकते हो माइनस वाली वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, -34, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू बहुत छोटी है और ये मेजरेबल है। अगर वैल्यू आपकी इतनी छोटी होगी कि आप वेवलेंथ मेजर ही नहीं कर सकते तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। बट इस केस में क्या है कि आपकी वैल्यू मेजरेबल है, आप उसको मेजर कर सकते हो, यू कैन यूज इट समवेयर। सो इसीलिए कहा जाता है कि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट आपका डे टू डे लाइफ में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बट इट इज हैविंग सिग्निफिकेंस खाली किस पे, छोटे पार्टिकल्स पे, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये एग्जांपल देख के आपको क्लियर करना होगा, फाइन। इस पे बेस्ड आपका डायरेक्टली क्वेश्चन ही आता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। अब इस डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में 2-3 और टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो मैं बता देती हूँ क्या है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है एक तो, कि हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है कैसे प्रूव हो रहा है कि वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों है ना, उसका वेरिफिकेशन हो गया। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप कैलकुलेट करते हो यूजिंग पोटेंशियल, और जो आपने बोहर पोस्टुलेट में एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला किया था ना, वो आप यहाँ से डिराइव करोगे, ठीक है। वो हम देखेंगे कि कैसे डिराइव करोगे। तो ये सारे टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स। सो ये जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड टिल नाउ जितना मैंने कराया है प्लीज उसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपका कनेक्ट नहीं बनेगा, फाइन। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो, लाइक करो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए, सो दैट किसी और को भी अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो डेफिनेटली आके आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।